अरे भाई, सुना है हरिया ने अपना कर्ज अभी तक नहीं चुकाया है। अरे हाँ भाई, अभी तो खर्चा इतना बढ़ गया है कि वो कभी चुका भी पाएगा। कुछ दिनों से गांव के लोग हरिया के बारे में खुसुर फुसुर कर रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर धनीराम सेठ का कर्जा बहुत आ गया था। सीता, थोड़ा जल्दी करो कहीं सोहन उठ ना जाए। आ रही हूँ जी। हे भगवान, सोहन की रक्षा करना। हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास मृत्यु के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सोहन सिर्फ 8 साल का था। सोहन, मेरा बच्चा, मेरा लाल, हमें माफ कर देना बेटा। इतना कहकर हरिया और सीता नदी की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर में वह दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। फिर सीता बोलती है, सुनो जी, हम ये सही तो कर रहे हैं ना? सही गलत सोचने का यह समय नहीं है सीता, हमारे पास मरने की सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद माँ, ओ माँ, कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सोहन अपनी माँ को बुलाता है, पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो रसोई में जाता है। माँ कहाँ हो माँ? अरे माँ तो यहाँ भी नहीं है। सोहन परेशान हो जाता है और अपनी पड़ोसी रामू चाचा से पूछने जाता है। अरे रामू चाचा, मेरी माँ और पिताजी को देखा है क्या? पता नहीं, वह दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए। नहीं सोहन, मैंने तुम्हारे माँ और पिताजी को नहीं देखा। सोहन उदास होकर घर चला आता है। हे भगवान, मेरे माँ और पिताजी कहाँ हैं? वो दोनों मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं। कहाँ चले गए वो लोग? सोहन की आंख में आंसू था और बहुत सारे सवाल उसकी छोटी सी दिमाग में घूम रहा था। सोचते सोचते उधर सोहन के आंख लग जाते हैं और वह सो जाता है। शाम के समय जब सोहन का आंख खुलता है, वह घर के अंदर जाता है। उसको बहुत भूख लगी थी, पर घर में एक दाना भी नहीं था। हे भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है और घर में एक दाना भी नहीं है। अभी तो रात होने वाली है और माँ पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं वह दोनों कहाँ चले गए। फिर भूखा पेट सोहन वो रात गुजार लेता है। अगली सुबह बेचारा छोटा सा सोहन कहाँ जाएगा? उसके माता पिता ने तो उसकी जिंदगी खराब कर दी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब बेचारे बच्चे को उसकी माँ बाप की गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। गांव में हरिया के बारे में बातें चल रही थीं और उधर सेठ रोशनलाल सब सुन रहा था। फिर सेठ रोशनलाल हरिया के घर जाता है और बाहर से सोहन को आवाज लगाता है। सोहन, अरे ओ सोहन, बाहर निकल। फिर सोहन घर से बाहर आता है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तेरे माँ बाप तेरे को छोड़कर भाग गए। अब मेरा कर्ज का पैसा कौन चुकाएगा? कर्ज का पैसा? मैं कुछ समझा नहीं। वो पैसा जो तेरे बाप ने मेरे से लिया था और वो बिना दिए भाग गया। अब तुझे वो पैसा लौटाना पड़ेगा मुझे। मेरे पास पैसे नहीं है सेठ जी, बस रहने के लिए ये झोपड़ी है। मैं ये 2 कौड़ी के झोपड़ी का क्या करूंगा? अगर तू पैसा नहीं दे सकता तो सारी उम्र तुझे मेरे खेत में काम करना पड़ेगा और मैं उसका पैसा भी तुझे नहीं दूंगा। 8 साल का मासूम सोहन बिना कुछ सोचे समझे सेठ को हाँ बोल देता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्ज माफ हो जाएगा तो फिर आप जो बोल रहे हैं वो मैं करूंगा। अगले दिन से सोहन सेठ के खेत में काम करने लग जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद रोशनलाल सोहन को सिर्फ जिंदा रहने के लिए 2 सूखी रोटी देता था। अरे ये ले, खा ले, और कल सुबह अगर समय से खेत में नहीं गया तो मेरी खैर नहीं। जितना तेरे बाप ने कर्ज लिया है ना, तू जितना भी काम करेगा वो कम है। हे भगवान, बहुत भूख लगी है मुझे। किसको बताऊं, किसको कहूं, और भूख सहन नहीं हो रहा। मुझे जैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। सोहन रोशनलाल के अत्याचार को सहन नहीं कर पाता है और मौका देखकर वह घर से रोशनलाल के आदमियों से छुपकर भाग जाता है। बारिश थम चुका था, पर अभी भी आसमान में बादल मंडरा रहे थे।
3 दिन से भूखा सोहन उस समोसे की दुकान पर आता है और बोलता है, काका 2 समोसे दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। पैसे है तेरे पास समोसे के? काका पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है तो समोसा नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। उस समय दुकान का मालिक आता है और बोलता है, अरे क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हो बच्चे से? पैसे नहीं है तो क्या हुआ, छोटा बच्चा ही तो है। कोई बात नहीं, तू खा ले बेटा समोसे। सोहन समोसे खाता है और थक के उधर ही बैठ जाता है। फिर कुछ देर जाने के बाद दुकान का मालिक रामसेन सोहन को बोलता है, अरे बेटा जल्दी घर जा, देख रहा है ना मौसम कैसा है, बारिश हो गई फिर से तो तू घर लौट नहीं पाएगा। कहाँ जाऊं मैं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। घर नहीं है मतलब फिर तू रहता कहाँ है? फिर सोहन सारी बातें रामसेन को बताता है। इस छोटे बच्चे की कहानी सुनकर रामसेन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बोलता है, तू परेशान मत हो बेटा, चल तू मेरे घर चल, तू मेरे बेटे जैसा है, मेरे साथ ही रहेगा आज से। रामसेन बहुत दयालु था और वो सोहन को अपने घर ले जाता है। रूपा, अरे ओ रूपा कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या हुआ जी, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? आप तो कुछ देर बाद आने वाले थे ना। और ये बच्चा कौन है? अरे बताता हूँ, सब बताता हूँ। फिर रामसेन सारी बातें रूपा को बताता है। सारी बातें सुनने के बाद रूपा सोहन को घर में रखने के लिए मान जाती है। कुछ दिन के बाद सोहन रामसेन के घर में उसके बेटे की तरह रहता था। सोहन रामसेन का बेटा तो बन गया था, पर अब वो रूपा के लिए बोझ के जैसा लगने लगा था। ये ले बेटा, खाना खा ले, सभी सब्जियां तेरे मनपसंद की बनी है। रूपा और रामसेन का एक बेटा था, राजू। रूपा हमेशा राजू और सोहन में भेदभाव करती थी। सुनो जी, आप सोहन को उसके गांव क्यों नहीं भेज देते? क्योंकि अब हमारा राजू बड़ा हो रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, 2-2 बच्चे को हम संभाल नहीं सकते हैं। उस छोटे बच्चे को मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? और मैं उसको अपना बेटा मान चुका हूं। बेहतर होगा कि तुम भी उसे अपना बेटा मान लो और राजू और सोहन में भेदभाव ना करो। सोहन बहुत कोशिश करता है रूपा का दिल जीतने की, पर रूपा कभी सोहन को अपना नहीं पाती है। क्या हुआ सोहन, ऐसे दुखी क्यों बैठा है? कुछ नहीं बिरजू, बस माँ की बर्ताव से दुखी हूँ। कैसे उनका दिल जीतूं समझ नहीं आता। सब ठीक हो जाएगा दोस्त, तू परेशान मत हो। सुनो जी, अब तो 16 साल बीत चुके हैं, सोहन 25 साल का हो गया है। अब तो उसको घर से जाने के लिए बोल दो, अभी तो वो खुद से अकेला रह भी सकता है। अरे तुम पगला गई हो क्या? रूपा, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम सोहन को अपना बेटा मानो या ना मानो, पर मेरे लिए राजू जैसा मेरा बेटा है, वैसे ही सोहन भी मेरा बेटा है। अरे पगला तो आप गए हो, इसीलिए आपको सोहन के अलावा कोई और दिखता नहीं है। सोहन रामसेन और रूपा के बीच में हो रहे तकरार भरी बातों को सुन लेता है। सोहन दुखी होकर जंगल की तरफ जाने लगता है। सोहन घने जंगल के अंदर एक बड़े पेड़ के नीचे वो बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। हे भगवान, आपने ये कैसा किस्मत रच दिया। बचपन से मैं माँ के प्यार के लिए तरस रहा हूँ। सोहन ये सब बोल ही रहा था कि उधर से एक साधु बाबा आते हैं और सोहन को देखकर वो बोलते हैं, अरे बेटा, इतनी घनी जंगल के अंदर क्यों बैठा है ऐसे? ये जंगल सुरक्षित नहीं है। अरे ऐसे ही बाबा, बस मन अशांत था, इसीलिए यहाँ आ गया, ताकि थोड़ा लोगों के शोर शराबे से दूर यहाँ थोड़ी शांति मिले। ठीक है बेटा, पर ज्यादा देर यहाँ मत रुकना, वैसे भी जंगल बहुत सुनसान है।
साधु बाबा से बातचीत करते समय सोहन का नजर साधु बाबा के पैर के ऊपर जाता है और वो देखता है कि उनका पैर खून से लथपथ था। बाबा, आपकी पैरों में तो चोट लगी है और खून भी बहुत बह रहा है। अरे हाँ बेटा, जंगल में चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया था। आप रुकिए, मैं कुछ जड़ी बूटी लगा देता हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दे, मुझे तो आदत है ये सब का। अरे नहीं बाबा, मुझे करने दीजिए, बहुत गहरा चोट है। फिर सोहन जंगल से कुछ जड़ी बूटी पत्ते लेकर आता है और उसका रस निकाल के साधु बाबा के पैरों में लगा देता है। तू बहुत अच्छा इंसान है बेटा, और परेशान मत हो। मुझे बता क्या परेशानी है। मेरी तो जिंदगी ही परेशानी है बाबा, क्या बताऊं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं बेटा। आज अगर परेशानियां आए हैं तो कल खुशियां भी आएंगी। तू सब्र तो कर। और कितना सब्र करूं बाबा, बचपन से आज तक सब्र ही तो करता आया हूं। कुछ समय और बेटा, सब बदलने वाला है, सब ठीक होने वाला है। इतना बोलकर वो साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। साधु बाबा के बातों में थोड़ा सा सोहन को उम्मीद दिखता है और वो घर वापस चला जाता है। सुनो सुनो सुनो, पास के गांव में एक भयानक राक्षस घुस आया है। बहुत लोगों ने कोशिश किया उसको मारने की, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। महाराज चाहते हैं कि अगर आप लोग में से कोई उसको मार पाए तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा उसको महाराज की तरफ से। राक्षस के बारे में जानने के बाद गांव में उथल पुथल मच गया था। अरे अरे, ये क्या नया मुसीबत आ गया। अब तो बहुत डर लग रहा है कि वो राक्षस हमारे गांव पर भी हमला न कर दे। सबके अंदर डर का माहौल बना हुआ था और इस तरफ रूपा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। अगर किसी तरह मैं सोहन को राक्षस के साथ लड़ने के लिए भेज दूं, तो उसका मौत तो सुनिश्चित है और हमें सोहन से छुटकारा भी मिल जाएगा। शाम हो गया था और अभी भी रामसेन दुकान से घर नहीं आया था। ये मौका देखकर रूपा सोहन को बोलती है, अरे सोहन बेटा, राक्षस के साथ लड़ने के लिए तुझे जाना चाहिए। पर माँ, मैं कैसे लड़ पाऊंगा? वो राक्षस तो बहुत ताकतवर है और कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा है। तू हमेशा से चाहता था ना कि मैं तुझे बेटे के रूप में स्वीकार कर लूं। हाँ माँ, मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि आप मुझे बेटे का दर्जा दो। तो मेरी एक शर्त है। आप बताओ माँ, क्या शर्त है? मुझे सारी शर्त मंजूर है। माँ का प्यार पाने के लिए सोहन रूपा की बात मान लेता है। रात हो गई थी। रूपा और रामसेन आराम से सो रहे थे और इधर सोहन का नींद उड़ गया था। सोहन के मन में बस ये बात चल रहा था कि कैसे वो कल राक्षस को हराएगा। ऐसा क्या करूं कि वो राक्षस मेरे से हार जाए। सुबह सुबह रामसेन काम पर निकल जाता है। उसके बाद सोहन भी राजमहल की तरफ जाता है। महाराज, ये वो लड़का है जो राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हुआ है। तो क्या तुम तैयार हो राक्षस से लड़ने के लिए? देखो, फिर से सोच लो, क्योंकि उसे लड़ना जानलेवा है। कितने राजकुमार घायल हो चुके हैं और कितनों ने तो जान भी गंवाई है। जी महाराज, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। सोहन राजमहल से धनुष लेकर निकल पड़ता है। सोहन उसी जंगल के रास्ते से होकर जाता है जहां उसने वो साधु बाबा से मिला था। सोहन का मुलाकात फिर से वो साधु बाबा से होता है। बाबा, आपका पैर कैसा है अभी? मैं तो ठीक हूँ बेटा। तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फिर सोहन सारी बातें साधु बाबा को बताता है। देख बेटा, वो राक्षस को मारना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ताकतवर है। वो कितना भी ताकतवर हो, मैं अपना जान लगा दूंगा उसको हराने के लिए। तू बहुत बहादुर है बेटा, इसीलिए मैं तुझे एक राज बताता हूँ। कौन सा राज बाबा? वो राक्षस का मौत का राज। मौत का राज? ये क्या बोल रहे हो आप?
बाबा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा वो राक्षस की सारी शक्तियाँ उसके गले में पहना नीले रंग की मोती में। अगर तू किसी तरह उस मोती को निशाना बनाकर गिरा देता है तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर उस पर वार करके उसको तू मार सकता है। ठीक है बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीत कर आऊं। विजयी भावा। फिर सोहन वहां पहुंच जाता है जहां वो राक्षस ने आतंक मचाकर रखा था। सोहन राक्षस की तरफ तीर चलाने लगता है, जिसे राक्षस का ध्यान सोहन की तरफ आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे अरे, ये तो बहुत भयानक है और इसने तो पूरा तबाही मचा के रखा है। इधर सोहन राक्षस से लड़ने गया है, ये बात पूरे गांव में फैल चुका था और रामसेन ये बात जानता है कि सोहन को भेजने का काम रूपा का है। रामसेन गुस्से से आग बबूला होकर घर लौटता है और रूपा को बहुत कुछ बोलता है। तुम माँ के नाम पर ही कलंक हो रूपा। अब रूपा को भी एहसास होने लगा था कि उसने गलत किया है। सोहन और तीर चलाता है, फिर भी राक्षस का बाल भी बांका नहीं कर पाता है। फिर वो बाबा की कही बातों को याद करता है। बेटा वो राक्षस की सारी शक्तियां उसके गले में पहना नीले रंग की मोती में। अगर तू किसी तरह उस मोती को निशाना बनाकर गिरा देता है तो वो कमजोर पड़ जाएगा, फिर उस पर वार करके उसको तू मार सकता है। सोहन ध्यान से देखता है तो उसको वो नीली मोती मिल जाता है जो वो राक्षस ने गले में पहना था। फिर सोहन नीली मोती को निशाना करके तीर चलाता है, फिर वो नीली मोती टूटकर नीचे गिर जाता है। राक्षस अब कमजोर पड़ गया है, अभी उस पर वार करता हूँ। फिर से सोहन राक्षस के ऊपर तीर चलाता है। इसी आखिरी तीर के साथ वो राक्षस नीचे गिर पड़ता है और उसका अंत होता है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि कोई साधारण सा लड़का इतना भयानक राक्षस को मार सकता है। हाँ महाराज, उसने तो वो करके दिखाया जो बड़े बड़े राजकुमार भी नहीं कर पाए। गांव में ये ऐलान कर दो कि वो साहसी सोहन को हमारे तरफ से 1000 सोने के सिक्के और 1 एकड़ जमीन भेंट दिया जाएगा। जी महाराज। अरे रूपा भाभी, आपका बेटा सोहन तो बहुत साहसी है। और क्या इतना बड़ा राक्षस को हराना कोई आम बात थोड़ी है। रामसेन का सीना गर्व से फूल जाता है अपने बेटे की बहादुरी की वजह से। सुनो सुनो सुनो, आज सब लोग सूरज ढलने से पहले गांव की मंडली में इकट्ठा हो जाना, ये महाराज का आदेश है। शाम ढलने को आया था। सभी लोग गांव के मंडली में इकट्ठा होते हैं। मैं गांव की मुखिया सुधाराम सभी गांव वालों के सामने सोहन को महाराज जी की तरफ से 1000 सोने का सिक्का और 1 एकड़ जमीन सोहन को प्रदान करता हूँ। ये जो आज सब मिला है उसका असली हकदार मेरी माँ है। आज अगर मेरी माँ मुझे नहीं भेजती तो ये सब इतना सम्मान मुझे कभी नहीं मिल पाता। सोहन के मन में अपने लिए इतना सम्मान देख रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस लड़के को वो राक्षस के हाथों से मारना चाहती थी, आज वही लड़का उसका सर सबके सामने ऊंचा कर दिया। रूपा की आंसू बता रहे थे कि उसको कितना बुरा लग रहा है उसने जो गलती की उसकी वजह से। आप रो मत माँ, इतने साल बाद मुझे मेरी माँ मिली है। आज तो खुशी का दिन है।